नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 30 जनवरी 2023 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो आइए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सत्य है? तो यहां पर दिया गया है पहला कथन, पश्चिमी विक्षोभ कैस्पियन सागर या भूमध्य सागर में उत्पन्न होता है। दूसरा कथन है, इसे बहिरुष्ण कटिबंधीय तूफानों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो दोस्तों, बहिरुष्ण कटिबंधीय तूफान, इसका मतलब क्या हुआ? यानी बहिरुष्ण कटिबंधीय तूफान शब्द तूफान कम दबाव के क्षेत्र को संदर्भित करता है तथा अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय का अर्थ होता है कि उष्णकटिबंधीय के अतिरिक्त, चूंकि पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से बाहर होती है, इसलिए इसे बहिरुष्णकटिबंधीय शब्द से साथ जुड़ा हुआ है। तो दूसरा कथन तो एकदम सत्य है। पहला कथन है कि पश्चिमी विक्षोभ कैस्पियन या भूमध्य सागर में उत्पन्न होता है। दोस्तों, यह भी कथन एकदम सत्य है, क्योंकि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ ऐसे तूफान होते हैं जो कैस्पियन सागर, यहां पर आप लोग देख सकते हैं ये मेडिटेरियन सागर है, ये कैस्पियन सागर है, तो कैस्पियन सागर या भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं तथा उत्तर पश्चिम भारत में गैर मानसूनी वर्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। इन्हें भूमध्य सागर में उत्पन्न होने वाले एक बहिरुष्ण कटिबंधीय तूफान के रूप में जाना जाता है, जो कि एक निम्न दबाव का क्षेत्र है तथा उत्तर पश्चिम भारत में अचानक वर्षा, बर्फबारी एवं कोहरे के लिए यह जिम्मेदार होता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि यह जो वर्षा होती है लगभग 5 सेंटीमीटर यानी अप टू 5 सेंटीमीटर वर्षा होती है और यह रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है। दोस्तों, राजस्थान में भी इस वर्षा को मावट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि कैपिटल विटनेसेस फर्स्ट रेनफॉल दिस विंटर, यानी इस जाड़े की पहली वर्षा हमारे देश की राजधानी में हुई है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि पिछले अगर ये 2-3 वर्षों का अगर हम आकलन करते हैं, जैसे 2021 की बात करें, 2022 की बात करें, फिर 2023 में यह वर्षा पहली बार हुई है, तो पश्चिमी विक्षोभ में बदलाव देखे जा रहे हैं। तो पश्चिमी विक्षोभ में बदलाव के जो संभावित कारण हैं, पहला कारण यही है कि पश्चिमी विक्षोभ की आवृत्ति में वृद्धि हुई है, लेकिन आंशिक रूप से गर्म वातावरण यानी ग्लोबल वार्मिंग के चलते उनके कारण होने वाली वर्षा की स्थिति नहीं देखी गई है। दोस्तों, पश्चिमी विक्षोभ कम दबाव वाले क्षेत्र होते हैं, तो कमजोर पश्चिम विक्षोभ में वर्षण हेतु पर्याप्त नमी नहीं होती है, तो वर्षण के लिए नमी की आवश्यकता होती है तथा गर्म वातावरण के कारण वर्षण हेतु नमी की मात्रा कम उपलब्ध होती है। तो दोस्तों, कई और भी ऐसे संभावित कारण हैं जिसकी वजह से पश्चिमी विक्षोभ में बदलाव आ रहा है। तो यहां पर आप लोगों को इसका उत्तर मिल गया होगा, यानी दोनों कथन सही है, अतः उत्तर सी होगा। अब आते हैं दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों में से सही कथनों की पहचान कीजिए। यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। दोस्तों, यह कथन एकदम सत्य है। सुरक्षा परिषद की स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा की गई थी और यह संयुक्त राष्ट्र चार्टर के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। संयुक्त राष्ट्र के अन्य 5 अंगों में संयुक्त राष्ट्र महासभा, ट्रस्टीशिप परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय एवं सचिवालय है। दोस्तों, सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 स्थायी मेंबर होते हैं और 10 अस्थायी। ऐसे में पहला कथन सत्य हो जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र महासभा में नए सदस्यों को शामिल करने की सिफारिश करता है। दोस्तों, यह भी कथन एकदम सत्य है, क्योंकि प्रतिवर्ष महासभा 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए 5 अस्थायी सदस्य यानी कुल 10 में से 5 का
चुनाव करती है और 10 अस्थायी सीटों का वितरण क्षेत्रीय आधार पर किया जाता है। तो ऐसे में दूसरा कथन भी सत्य है। तीसरा है, भारत वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। दोस्तों यह कथन असत्य हो जाता है क्योंकि दिसंबर 2022 में इसका कार्यकाल समाप्त हो गया। यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड जो कि 2023 और 24 के लिए चुने गए हैं और यह 1 जनवरी 2023 से भारत, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको और नॉर्वे की जगह लेंगे। तो ऐसे में तीसरा कथन असत्य हो जाता है, यानी 1 और 2 सही है। तो उत्तर क्या होगा? ए सही होगा। इससे संबंधित द इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई खबर है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष साबा कोरोशी 3 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे हैं और दोस्तों सितंबर 2022 में यूएनजीए की अध्यक्षता संभालने के बाद किसी भी देश की उनकी यह पहली द्विपक्षीय यात्रा है। तो कोरोशी भारत यात्रा को वैश्विक चुनौतियों पर विचारों के आदान प्रदान के अवसर के रूप में देखा जा रहा है। अब बढ़ते हैं तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। पश्चिमी घाट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सत्य है? यह एक जैव विविधता हॉट स्पॉट है। दोस्तों दुनिया में जैविक विविधता के 8 हॉट स्पॉट में से एक है हमारा पश्चिमी घाट। तो यानी पहला कथन सत्य है। दूसरा है, पश्चिमी घाट की उच्चतम बिंदु नंदी हिल्स है। दोस्तों नंदी हिल कहाँ है? कर्नाटक के बेंगलोर में स्थित है। तो पश्चिमी घाट पर्वत अगर देखा जाए तो ताप्ती के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। दोस्तों इसे सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कालसू बाई है जो कि 1646 मीटर ऊंची है और दूसरी सबसे ऊंची चोटी महाबलेश्वर है जो 1438 मीटर है। यहां से कृष्णा नदी का उद्गम होता है। दोस्तों फिर मध्य सह्याद्री आता है और दक्षिणी सह्याद्री में सबसे ऊंची चोटी जो है अनायमुडी है। अनायमुडी केरल में अवस्थित है। केरल और तमिलनाडु की सीमा पर ही है यह, जो कि अन्नामलाई हिल की सबसे ऊंची चोटी है। यह 2695 मीटर ऊंची है और यह दक्षिण भारत यानी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है और यहीं पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का जो मिलन बिंदु है नीलगिरी है। यह भी ध्यान रखिएगा, नीलगिरी में टोडा जनजाति भी पाई जाती है और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है जो कि 2637 मीटर ऊंची है। और दोस्तों अगर थोड़ा सा मानचित्र में और हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे तो इसमें कई दर्रे पाए जाते हैं। दोस्तों थाल घाट दर्रा सुना होगा, तो थाल घाट दर्रा मुंबई को नासिक से जोड़ता है। दूसरा यही महाराष्ट्र में ही भोर घाट दर्रा सुना होगा, यह जो है मुंबई को पुणे से जोड़ता है। और केरल में आप लोगों ने सुना होगा पाल घाट दर्रा, यानी तमिलनाडु से यह केरल को जोड़ता है। तो इस तरह से पश्चिमी घाट पर्वत, दोस्तों इसको पर्वत कहते हैं लेकिन यह पर्वत ना होकर के एक अपर्दित खड़ा कगार है। तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं दूसरा कथन असत्य हो जाता है। यह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण जल विभाजन है, यह भी कथन एकदम सत्य है। दोस्तों पश्चिमी घाट पर्वत में अगर नदियों की बात की जाए, दोस्तों यहीं पर आप लोग देख सकते हैं कि नर्मदा नदी गिरती है, यहीं ताप्ती नदी गिरती है, गोवा में मांडवी नदी बहती है, केरल में आप लोगों ने देखा होगा भारतपुजा पेरियार नदी बहती है। तो इस तरह से और इस तरफ से भी ढेर सारी नदियां निकलती हैं, जैसा कि मैंने बताया कि महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है। तो इसी तरह से यहां पर देख सकते हैं कि कुर्ग से कावेरी नदी निकलती है, नासिक के त्र्यंबकेश्वर से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। तो इस तरह से यह नदी तंत्र भी आप देख सकते हैं। तो पहला और तीसरा सही, अतः उत्तर सी होगा। अब इससे संबंधित यहां पर देख सकते हैं यह खबर आई हुई है इंडियन एक्सप्रेस में, इसे जरूर देखिएगा। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो गांधी जी जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आ गए। तो दोस्तों यह कथन एकदम सत्य है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को
महात्मा गांधी जी का भारत में आगमन हुआ था, वह दक्षिण अफ्रीका से आए थे। इसी दिवस को इसीलिए हमारा देश प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाता है। तो दोस्तों, पहला कथन तो सत्य है, लेकिन हमें गलत कथन को ढूंढना है। दूसरा कथन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। दोस्तों, यह कथन असत्य हो जाता है, क्योंकि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, 28 दिसंबर 1885 को। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक बार उन्होंने अध्यक्षता की थी, वो भी 1924 में बेलगाम अधिवेशन में, और 1915 में उनका आगमन ही हुआ था। तो ऐसे में दूसरा कथन असत्य यानी सत्य नहीं है। तीसरा है, उन्होंने अहमदाबाद मिल हड़ताल के दौरान पहली बार अपने सत्याग्रह का प्रयोग किया। दोस्तों, यहां पर यह कथन गलत हो जाता है। तो दोस्तों, उन्होंने पहली बार चंपारण सत्याग्रह में भाग लिया था, न कि अहमदाबाद मिल हड़ताल में। दोस्तों, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल, उसके बाद फिर असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग लिया, स्वराज नमक सत्याग्रह मार्च में किया, और दोस्तों 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें करो या मरो का नारा दिया था। और दोस्तों, आज ही के दिन 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। और दोस्तों, आज उनकी 75वीं पुण्यतिथि है। तो दोस्तों, इसमें क्या हो गया, 2 और 3 कथन गलत हैं, यानी 2 और 3 कथन सत्य नहीं है। तो अतः उत्तर क्या हो गया, बी हो गया। इससे संबंधित यहां पर पीआईबी में आई हुई खबर है। अब बढ़ते हैं दोस्तों, 2020 में आया हुआ प्रश्न है, भारत की जैव ईंधन की राष्ट्रीय नीति के अनुसार जैव विविधता के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किनका उपयोग कच्चे माल के रूप में हो सकता है। कसावा दिया गया है, क्षतिग्रस्त गेहूं के दाने, मूंगफली के बीज, कुल्थी, सड़ा आलू, चुकंदर। तो दोस्तों, इसमें उत्तर होगा कसावा, दूसरा क्षतिग्रस्त गेहूं के दाने, पांचवा सड़ा आलू, और छठा चुकंदर होगा। तो अतः 1, 2, 5 और 6 उत्तर ए होगा। दोस्तों, राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति के अनुसार सभी कच्चे माल में जैव ईंधन उत्पादन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो नीति में गन्ने के रस, चीनी युक्त सामग्री जैसे चुकंदर, मीठा ज्वार आदि के उपयोग की अनुमति देकर एथेनॉल उत्पादन के लिए कच्चे माल के दायरे का विस्तार किया गया है। इसी तरह से स्टार्च युक्त सामग्री जैसे मकाई, कसावा, क्षतिग्रस्त अन्न के दाने जैसे गेहूं, टूटे चावल, सड़े हुए आलू एथेनॉल उत्पादन के लिए मानव उपभोग के लिए अयोग्य है। तो अतः उत्तर क्या हो गया, 1, 2, 5 और 6 है। अब बढ़ते हैं आज के फैक्ट ऑफ द डे में। हम बात करेंगे AISHE यानी ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण। तो दोस्तों, भारत में उच्च शिक्षा में ड्रॉप आउट का आंकड़ा धीरे धीरे घट रहा है, यानी उच्च शिक्षा में 4.14 करोड़ से अधिक छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। इनमें से 2 करोड़ से अधिक छात्राएं शामिल हैं। दोस्तों, वर्ष 2014 के इस मुकाबले सकल नामांकन अनुपात में 21% की वृद्धि देखी गई है। वहीं 18 से 23 वर्ष की उम्र के बीच सकल नामांकन अनुपात 27.3% पहुंच गया है। तो दोस्तों, शिक्षा मंत्रालय का जो यह उच्च शिक्षा का अखिल भारतीय सर्वेक्षण है, यह 2011 से कर रहा है, जिसके दायरे में देश के सभी उच्च शिक्षण संस्थान आते हैं। दोस्तों, इसमें जो मापदंडों का प्रयोग किया जाता है, जैसे छात्रों के नामांकन का, शिक्षकों का डेटा यानी कितने फैकल्टीज हैं, बुनियादी ढांचा संबंधी जानकारी, वित्तीय जानकारी, यह सब होती है। और दोस्तों, इस बार के उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण यानी AISHE में पहली बार उच्च शिक्षा संस्थानों ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की मदद से उच्च शिक्षा विभाग द्वारा विकसित वेब डेटा कैप्चर फॉर्मेट के माध्यम से पूरी तरह ऑनलाइन डेटा संग्रह प्लेटफॉर्म का उपयोग करके रिपोर्ट तैयार हुई है। और दोस्तों, खास बात यह है कि सबसे अधिक ST वर्ग यानी शेड्यूल्ड ट्राइब वर्ग में छात्राओं की संख्या 63.4% तक पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान बेहतर प्रदर्शन के कारण शीर्ष 6 की श्रेणी में
शामिल हो गए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा में छात्रों के नामांकन में बढ़ोतरी करवाना सबसे प्रमुख योजना है, ताकि 12वीं के बाद छात्रों की पढ़ाई आगे जारी रह सके। इसके लिए विभिन्न योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक एससी वर्ग के छात्रों में 2014 के मुकाबले तो छात्राओं की संख्या में 28% तो छात्राओं की संख्या में 38% की बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों, नामांकन वर्ष 2019 में 56.57 लाख से बढ़कर 58.95 लाख पहुंच गया है। वहीं एसटी वर्ग के कुल नामांकन 2014 के मुकाबले 47% तो छात्राओं के आंकड़ों में 63.4% की वृद्धि हुई है। दोस्तों, वर्ष 2019 में एसटी छात्राओं के सकल नामांकन अनुपात में 1.9 का उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ऐसे ही 2019 के मुकाबले ओबीसी वर्ग के छात्रों की संख्या में 6 लाख की बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों, एससी एसटी ओबीसी वर्ग में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, सबसे अधिक एसटी वर्ग छात्राओं का आंकड़ा 63.4% पहुंच गया है। तो इस तरह से शिक्षा मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि रक्षा, संस्कृत, जैव प्रौद्योगिकी, फोरेंसिक, डिजाइन, खेल आदि से संबंधित विशेष विश्वविद्यालयों में 2014-15 की तुलना में 20-21 में नामांकन में वृद्धि हुई है और 20-21 में पास होने वालों की कुल संख्या बढ़कर 95.4 लाख हो गई है, जो कि 19-20 में यह 94 लाख थी। और दोस्तों, शिक्षकों की कुल संख्या की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 57.1% पुरुष और 42.9% महिलाएं हैं। वहीं 2019-20 में 74 और 14-15 में 63 तथा 2020-21 में 100 पुरुष यानी 100 पुरुषों में महिलाओं की संख्या 2020-21 में 75 हो गई है, जबकि 14-15 में ये 63 थी, 19-20 में 74 थी। तो इस तरह से यह लगातार बढ़ रही है। दोस्तों, आज के लिए आप लोगों के लिए पहला प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि महात्मा गांधी को अंग्रेजों का सार्जेंट क्यों कहा जाता था। तो इस तरह से इन दोनों प्रश्नों के उत्तर जरूर दीजिएगा। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।